दर्शन भारती जी को तत्काल प्रभाव से राज्य का डीजीपी बनाने की आवश्यकता है। ये हंसने की बात नहीं है पत्रकार महोदय। अनिल जोशी जी और जो हमारे जो धर्मगुरु हमारे जो इस मामले में खुद हैं, इन दोनों की अगर आप मोबाइल लोकेशन, इनकी मोबाइल डिटेल अगर आप निकालेंगे गोदियाल जी, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के किसी करीबी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, वहां से इन्हें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं और उसके तहत राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये लगातार एक दिन अनिल जोशी सुबह उठते हैं और उनको लगता है कि अंकिता भंडारी प्रकरण में मुझे एफआईआर दर्ज करने चाहिए। ये पीड़ा इन 2 सालों में जब ये प्रकरण हो रहा था तब अनिल जोशी ने क्यों अंकिता भंडारी के मुद्दे में कोई भी बयान नहीं दिया। अंकिता भंडारी तो छोड़ दीजिए, आप पर्यावरणविद, वो अपने आप को कहते हैं जोशी मठ में इतना बड़ा धसाव हो गया, जोशी मठ में इतनी बड़ी घटना हो गई, कहाँ अनिल जोशी थे। अनिल जोशी को एक डमी बना के, एक पपेट बना के, एक कठपुतली बना के हमें लग रहा है कि इस केस की जो जांच है उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करी जा रही है। अनिल जोशी और स्वामी दर्शन भारती बीजेपी के एजेंट के रूप में, पुष्कर सिंह धामी के एजेंट के रूप में इस पूरे घटनाक्रम में इनकी उपस्थिति दर्ज हुई है। देखिए, जिस तरह से जो पूरा प्रकरण चल रहा था अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, जो जांच हो रही थी और उस जांच पे तमाम सवाल हो रहे थे, और लगातार जो पहले दिन से हमने देखा कि जो जन दबाव था, जो विभिन्न संगठन थे, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, तमाम लोग सड़कों पे थे, जिसकी वजह से, जन दबाव की वजह से जब मुख्यमंत्री को लगा कि उसकी कुर्सी हिलने वाली है तो उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी। उस सीबीआई जांच से भी कुछ दिन पहले जो अंकिता भंडारी के माताजी पिताजी हैं, उनको, जहां मुख्यमंत्री को खुद भी जब पौड़ी जा सकते थे और उनसे मिल सकते थे, तो उनको पौड़ी से देहरादून लाया गया, जबकि हम खुद जानते हैं कि उनकी माताजी की भी, आजकल अंकिता भंडारी की माताजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो गुप्त रूप से उनकी एक मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में होती है, जिसमें साफ साफ एक चिट्ठी अंकिता भंडारी के माताजी पिताजी द्वारा दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच की जो मांग हो और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। परंतु उसको संज्ञान में लेके अनिल जोशी के एफआईआर को संज्ञान में लिया जाता है और सिर्फ सीबीआई जांच की संस्तुति दी जाती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। और ये भी उन्होंने कहा था कि अंकिता भंडारी की जो माताजी पिताजी हैं, उन्होंने कहा था कि जांच आगे की जाए, कि जो उम्र कैद की जो सजा हो गई है तीनों आरोपियों को, उससे आगे की कार्रवाई हो, जिसमें वीआईपी का नाम भी आ रहा है। तो अचानक से ये जो एंट्रियां हो रही है अनिल जोशी की, तो अनिल जोशी ये लगातार एक दिन अनिल जोशी सुबह उठते हैं और उनको लगता है कि अंकिता भंडारी प्रकरण में मुझे एफआईआर दर्ज करने चाहिए। ये पीड़ा इन 2 सालों में जब ये प्रकरण हो रहा था तब अनिल जोशी ने क्यों अंकिता भंडारी के मुद्दे में कोई भी बयान नहीं दिया। अंकिता भंडारी तो छोड़ दीजिए, आप पर्यावरणविद, वो अपने आप को कहते हैं जोशी मठ में इतना बड़ा धसाव हो गया, जोशी मठ में इतनी बड़ी घटना हो गई, कहाँ अनिल जोशी थे। जब धराली में इतनी बड़ी आपदा आ गई तब अनिल जोशी कहाँ थे। लगातार हमने देखा उत्तराखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई चल रही है, भूकानून की लड़ाई चल रही है, तब भी अनिल जोशी चुप्पी साधे हुए बैठे थे। तो 2 कैरेक्टरों जिनकी एकदम से एंट्री हुई इस पूरे प्रकरण में, अनिल जोशी और स्वामी दर्शन भारती। जो अगर स्वामी दर्शन भारती भी अपने जो कह रहे हैं कि मैं उर्मिला सनावर के संपर्क में था, उर्मिला सनावर को लेके आते हैं देहरादून, तो स्वामी दर्शन भारती के भी फोन की जांच होनी चाहिए। अगर वो उर्मिला सनावर के संपर्क में थे तो उन्होंने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल उठाती है। और जब सीबीआई जांच के लिए अंकिता भंडारी के माताजी और पिताजी ने लिख दिया था मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार ने उनके पत्र के संज्ञान में लेके उनके नाम से उनको मुख्य पैरोकार क्यों नहीं बनाया गया और उसकी जगह अनिल जोशी को मुख्य पैरोकार क्यों बनाया गया। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अनिल जोशी के द्वारा के थ्रू जो उत्तराखंड सरकार है, ये अंकिता भंडारी के माता पिता से ये केस को डाइवर्ट करना चाहती है, अलग से अनिल जोशी को मुख्य रूप से रखना चाहती है। और अनिल जोशी, जिनका एक एनजीओ चलता है हैस्को, ये पूर्व में भी द्वारा सरकार के द्वारा से फंडेड एनजीओ है, जो सरकार के द्वारा लगातार कार्य भी करते हैं और पहले भी कई ऐसे कार्य किए गए हैं अनिल जोशी द्वारा जो सवालों के घेरे में है। एक रामबास परियोजना आई थी जब सिरोबगढ़ भूस्खलन होता है 1987, वर्ष 1987 के आसपास, जब इन्होंने सिरोबगढ़ में भूस्खलन जब होता था तो उसमें उन्होंने बोला कि यहाँ भूस्खलन रोकने के लिए रामबास लगाया जाएगा। तो उस दौरान भी तमाम सवाल स्थानीय स्तर पे भी इनसे पूछे गए थे, घोटाले के भी आरोप लगे थे। लगातार बनजुवानों में भी ये चर्चा चलती थी कि रामबास परियोजना में भी घोटाला हुआ था। हैस्को द्वारा, अनिल जोशी द्वारा फिर से एक और घराट परियोजना की बात करी गई थी कि ग्राउंड में घराटों को पुनर्जीवित किया जाएगा, बिजली पैदा करी जाएगी। उसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट भी लिया था, पैसे भी लिए थे, परंतु धरातल में आज वो परियोजना कहाँ है, अनिल जोशी जी बताएं। तो अनिल जोशी जी पे लगातार ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल एक
जनहित के काम कर रहे हैं या जन आंदोलनों में भाग ले रहे हैं, इन पे लगातार सवाल पहले भी उठते गए हैं, अभी भी उठ रहे हैं। तो अनिल जोशी को एक डमी बना के, एक पपेट बना के, एक कठपुतली बना के हमें लग रहा है कि इस केस की जो जांच है उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करी जा रही है। और साफ साफ ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस जांच को फिर से जो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा भटकाने की साजिश करी जा रही है। और सीबीआई जांच की, जब अंकिता के माता पिता ने साफ साफ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, तो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों दी गई और अनिल जोशी की एफआईआर पे ही ये सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों हुई? मेरे तो बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। मुख्यमंत्री जी ने जो सीबीआई की घोषणा की है, सीबीआई जांच की घोषणा की है, ये स्पष्ट नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी और सरकार से मांग करते हैं कि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है क्या ये जांच पूरे अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण की होगी या सिर्फ जो ये अभी भाजपा के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी का जो ये ऑडियो टेप एक सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आया, क्या उसकी होगी? तो हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी घोषणा जो की है, आप उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है वो जनता के सामने लेकर के आए। इसके साथ साथ साथियों, आपने देखा होगा कि ये सरकार, निर्लज्ज सरकार, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड आज 3 साल हो गए, 3 साल तक न्याय नहीं मिला, और जब ये जनता का जब दबाव डाला जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी सीबीआई की घोषणा करते हैं और उसके बाद इनके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं, मुख्यमंत्री जी को गुलदस्ता भेंट करते हुए दिखते हैं, और ये ऐसा लग रहा है जैसे मानो दिवाली मना रहे हो। क्या रावण मर गया? क्या रावण मरा था इसलिए दिवाली मनाने के लिए इस तरीके के होर्डिंग्स आज आप देहरादून के जगह जगह पर आप देख रहे होंगे। इसके साथ साथ साथियों 3 साल हो गए हैं और 3 साल में न जाने कितने एविडेंस रहे होंगे, उन प्रीशियस एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया। हमारी ये मांग है कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था तो जो बनंतरा रिसोर्ट था उस पर यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट जी ने बुलडोजर से वो जो एविडेंस था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो वीआईपी रूम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हमारी मांग यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी सरकार, जो प्रेमा फेसी जो एक एविडेंस जो डिस्ट्रॉय करने का जो अपराध जो रेणु बिष्ट जी ने किया है, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो और इस पूरे घटनाक्रम का जितना भी अंकिता भंडारी प्रकरण, चाहे वो ट्रैप हुई वहां से लेकर के और आज तक का जो घटनाक्रम है, इसमें पूरी सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि इस समय जो पूरी धामी सरकार है वो इस प्रकरण को एक नाटकीय रूप दे रही है। कभी वीआईपीज का नाम छुपा रही है, कभी जो अक्यूज्ड हैं उनको क्लीन चिट दे रही है। और जैसे कि मेरे वरिष्ठ साथियों ने बताया ही है, बहुत ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगी इस विषय में, क्योंकि आपके सवालों का भी इंतज़ार है फिर मुझे। और जिस तरीके से इसको नाटकीय रूप दिया जा रहा है, शुरू से हमारे धामी इतनी बड़ी रैली हुई, उसके बाद हमारे धामी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि उर्मिला सनावर मतलब हमको नहीं मिल रही है। तो मेरा ये मानना है कि उर्मिला सनावर कोई मिसिंग चाइल्ड नहीं है, वो एक की विटनेस है इतनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो केस बना हुआ है। और मुझे लगता है कि ये पूरा कोलैप्स है स्टेट मशीनरी का, इनका फेलियर है। और शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के साथ, जनता के साथ एक चीटिंग हो रही है। और फिर अचानक से जैसे 2 नाम सामने आ जाते हैं, जैसे गढ़वाली में हम कहते हैं कि तू पूछ हेरेबल, तो कहते हैं मैं फसकानंद। तो इसी हिसाब से मैं देखती हूँ दर्शन भारती जी को भी और अनिल जोशी जी को भी। दर्शन भारती जो है वो अपने सांप्रदायिक नैरेटिव के लिए जाने जाते हैं, कोई महिला सुरक्षा के लिए नहीं जाने जाते हैं, जो उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस केस में। और दूसरा जो अनिल जोशी जी हैं, जैसे लुसुन जी ने बताया कि वो पर्यावरणविद हैं, तो जब इस राज्य का पर्यावरण रो रहा है तब उनके होंठ सिले हुए हैं और अचानक से वो इतनी सारी शिकायतें लेके आते हैं और उस पे एफआईआर दर्ज करवा, उनकी एक लेटर पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ये चीजें जो है बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट है और बहुत हार्ड टू स्वॉलो है, हमको नहीं समझ आ रही है। तो इसमें हम सीधे सीधे यही है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं देती है। तो उसमें हम यही चाहते हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट के कोई इनकम्बेंट जज या फिर रिटायर्ड जज इसमें शामिल हो, ताकि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी मिल सके। और हमको लगता है कि उससे जो जांच है वो काफी फेयर तरीके से हो पाएगी। और 3D की मैं बात करती हूँ हमेशा, बिना किसी डिले, बिना किसी डाइवर्जन और बिना किसी डाइल्यूशन के हमको न्याय चाहिए।
साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अनिल जोशी और स्वामी दर्शन भारती बीजेपी के एजेंट के रूप में, पुष्कर सिंह धामी के एजेंट के रूप में इस पूरे घटनाक्रम में इनकी उपस्थिति दर्ज हुई है। दोनों व्यक्तियों को अंकिता प्रकरण में 2022 से प्रकरण शुरू होता है और 2026 चल रहा है। इस प्रकरण में आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम तो हैं ही, क्योंकि इस पूरी न्याय यात्रा में हम सब साथियों ने लंबा संघर्ष किया है। इन दोनों व्यक्तियों की भूमिका आपको पता है सदैव शून्य रही है, क्योंकि जोशी जी लगातार सरकार के साथ मिलकर सरकार के फंड से अपने हैस्को को संचालित कर रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए साइकिल पे चलते हैं, लेकिन उनके घर में बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। तो हमारा स्पष्ट आप सबके माध्यम से ये मांग हम लोग करते हैं कि अनिल जोशी जी को इस मुद्दे से स्पष्ट रूप से तत्काल प्रभाव से राज्य की सरकार को बाहर करने की आवश्यकता है। उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जब मुख्य पैरोकार अंकिता प्रकरण में सीबीआई जांच में अगर मुख्य पैरोकार अनिल जोशी जी रहते हैं, कल हो सकता है कि सीबीआई जांच, पहली बात तो क्या पूरी जांच में चल रहा है इसकी कोई भी जानकारी अंकिता के माँ बाप को स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचेगी, पार्ट में पहुंचेगी, क्योंकि अनिल जोशी एक गेट के रूप में मौजूद होंगे। अगर कल के दिन सीबीआई की जांच से भी वो लोग संतुष्ट नहीं होते और वो कहते हैं कि हमें सिटिंग जज की अध्यक्षता में भी जांच करानी है, तो उसमें जो मुख्य अपील करता होंगे, अगर सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो भी अनिल जोशी जी होंगे। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा अगर सही में अधूरा न्याय न देने की है, पुष्कर सिंह धामी जी पूरा न्याय अंकिता प्रकरण को देना चाहते हैं, तो हम सबका आग्रह है, जो अंकिता के माँ बाप के द्वारा प्रार्थना पत्र उनके द्वारा अपने आवास में बैठकर, जिसे वो लोक सेवक भवन कहते हैं, पहले तो उनकी मंशा पे तब सवाल उठता है, वो स्वयं अंकिता के आवास घर पे जा सकते थे, डीएम के द्वारा जबरन अपहरणकर्ता के रूप में उनको बुलाया गया। अगर पुष्कर सिंह धामी जी की मंशा, बीजेपी की मंशा सही में अंकिता भंडारी प्रकरण में पूरे प्रदेश को, क्योंकि अभी लड़ाई अंकिता के परिवार की नहीं पूरे प्रदेश की लड़ाई हो चुकी है, सच में अगर अंकिता को पूरा न्याय ये लोग देना चाहते हैं, तो जो अंकिता के माता पिता के द्वारा जो प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र है, जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, ये शायद आप सबके पास होगा। उस प्रार्थना पत्र में स्पष्ट जो लिखा हुआ है, सिटिंग जज और सीबीआई जांच और मुख्य पैरोकार जो उसके माता पिता को बनाया जाए, हम सब ये मांग करते हैं। साथियों, अंकिता प्रकरण अगर आप देखें तो पूरे सिस्टम के द्वारा एक संगठित रूप से मिलजुल कर सरकार के साथ एक किया हुआ अन्याय है, क्योंकि अंकिता की मां कई बार जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं उन पे आरोप लगा चुके हैं, कई बार जो आप सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो अंकिता की मां का आप सबने देखा, उनकी मां स्पष्ट रूप से नाम लेकर बीजेपी के संगठन मंत्री पे आरोप लगा चुकी है। स्पष्ट रूप से हमने देखा कि किस प्रकार गट्टू के रूप में दुष्यंत कुमार जी का नाम सामने आता है। पहले तो तत्काल प्रभाव से बीजेपी को इन दोनों लोगों को पदों से इस्तीफा लेने की आवश्यकता है, जिससे कि सीबीआई जांच प्रभावित ना हो। ये दोनों व्यक्ति प्रभावशाली हैं और पूरे समाज को, अंकिता के परिवार को शक शंका है कि ये लोग जांच को प्रभावित कर सकते हैं। आप सबके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इन दोनों लोगों को नैतिकता के आधार पर जो इस्तीफा देने की आवश्यकता है, जिससे जांच प्रभावित ना हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अगर अंकिता की जो 500 पन्नों की रिपोर्ट जो हाईकोर्ट में जमा हुई, इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पुष्पदीप जो उनके मित्र थे, उनके बीच जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप में स्पष्ट लिखती है कि कोई वीआईपी आया है, मुझसे डिमांड की गई है, जिस कारण वह उसकी मृत्यु आप हम सब जानते हैं। तो क्यों नहीं, अगर अनिल जोशी इस राज्य के इतने बड़े हितैषी थे, तो वो नामजद, क्योंकि पूरा प्रदेश दुष्यंत गौतम जी का नाम ले रहा था, क्यों नहीं उनके द्वारा नामजद शिकायत की गई। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा शक के घेरे में इस मामले में जो चीज आती है, अंकिता प्रकरण की जांच, क्या ये पहले से जनपद पौड़ी से जो एसआईटी की जांच चली जा रही है उस पूरे जांच की कराएंगे, या सिर्फ सीबीआई जांच के एंगल पे जांच होगी? कि उसमें तो कई अपराधी हैं। रेणु बिष्ट को हम अपराधी मानते हैं, रेणु बिष्ट को हम सबसे बड़ा अपराधी इसमें मानते हैं, पूरी सरकार इसमें संलिप्त है। वो पटवारी जिसने शुरू में मामले को डामाडोल किया, वो पुलिस जो संदिग्ध के घेरे में। हम ये लगातार ये मांग कर रहे हैं। आज जो प्रथम दृष्टा में हम यहाँ बैठे हैं, हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, अनिल जोशी जी जिसका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, उनको तत्काल प्रभाव से मुख्य पैरोकार से हटाया जाए। और क्या कारण है कि मुख्यमंत्री द्वारा नाटकीय रूप से अनिल जोशी जी प्रार्थना पत्र बसंत विहार थाने में दिलवाया जाता है, जबकि अगर एसआईटी चाहती, 153 सीआरपीसी का एक क्लॉज है, उसमें जो भी आईओ इसकी जांच कर रहे थे, वो हाईकोर्ट में जाके कह सकते थे कि परिवार संतुष्ट नहीं है, ये उच्च स्तरीय जांच कराना चाहता है, तो हाईकोर्ट भी सीबीआई जांच की घोषणा कर सकता था। ऐसा क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात, हम चाहते हैं कि अंकिता के मां का जो प्रार्थना पत्र है उसमें तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज हो, अंकिता के माता पिता को मुख्य पैरोकार बनाया जाए और मुख्य पैरोकार की भूमिका में उसके माता पिता रहें, क्योंकि न्याय पूरा मिल रहा है या सही नहीं मिल रहा है या कैसा मिल रहा है,
इसका अधिकार सिर्फ अंकिता के माता पिता को, इसका अधिकार जो है, अधिकार हम सब ने दिया है। आप सब से हम ये मांग करते हैं और मैं दोबारा से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि अंकिता प्रकरण में जो स्वतंत्र पत्रकारिता थी उसने इस राज्य को एक न्याय, एक राज्य को नई दिशा और कानून में हम सबको विश्वास दिलाने का काम जो किया स्वतंत्र पत्रकारिता ने किया है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। हंसा पे तब सवाल उठता है अंकिता प्रकरण की, संपूर्ण प्रकरण की जांच जो सीबीआई, जो एसआईटी कर रही थी, उस एसआईटी में जो भी आईओ जांच अधिकारी थे, जितने भी जांच अधिकारी थे, वो अगर उसके अंकिता के माता पिता लगातार 2002-3 वर्ष से लगातार कह रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए और सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। तो अगर सरकार की मंशा, क्योंकि सरकार तो एसआईटी द्वारा गठित थी, अगर सरकार की मंशा सही में सीबीआई जांच कराने की होती तो जो जांच अधिकारी थे, वो जो सीआरपीसी की 173 जो धारा होती है, उसको सेक्शन 8 होता है, उसमें जाके एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को दे सकते थे कि संपूर्ण जांच के जो जांच करवाने वाले जो अंकिता के माता पिता इससे संतुष्ट नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं इसकी सीबीआई जांच हो, तो माननीय न्यायालय जो है, माननीय न्यायालय उसकी सीबीआई जांच की संस्तुति कर सकता था, राज्य सरकार को आदेशित कर सकता था और वो उनके अधिकार क्षेत्र में था। लेकिन सरकार लगातार, जो सरकार के अधिवक्ता जो लगातार वहां मौजूद थे, वो ये विश्वास पूरे देश राज्य को दिलवाने का काम कर रहे थे कि जांच एसआईटी एकदम सही कर रही है, जबकि अंकिता के मां कभी अधिवक्ता पे सवाल उठा चुके हैं, कभी पूरे प्रकरण पे सवाल उठा चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो नाटकीय रूप है वो अनिल जोशी जी का है। अनिल जोशी जी मुख्यमंत्री जी के एक छुपे हुए मोहरे हैं, जिनको मोहरे के रूप में सरकार प्रयोग करना चाहती है। आप स्वयं एक अधिवक्ता हैं गोदियाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं शिकायत करता हूं और कोई जांच हुई और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं तो मैं उसके लिए हायर अथॉरिटी में अपील करता हूं, लेकिन स्वयं शिकायतकर्ता अगर कह दे मैं संतुष्ट हूं और सब पैरोकार अंकिता के माँ बाप हैं, तो वहीं न्याय की लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती है। हम सब की मांग है, हम सब जितने मंच यहाँ आए हैं, सबकी एक मांग है कि अंकिता के माता पिता को, उनके माता पिता ने जब मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया था, मुख्यमंत्री जी चाहते, कैंट थाना सबसे पास था, कैंट थाने में जाके यही प्रार्थना पत्र वहां के एसएचओ को दिलवाते, और क्योंकि अधिकार क्षेत्र जो सीएम आवास है वो कैंट थाने में आता है, और कहते जी ये प्रार्थना पत्र, इस पे मुकदमा लिखो और उसी टाइम जांच उसी मुकदमे पे। दूसरी बात, जो सीबीआई की जांच होती है, जो न्यायालय में जांचें चलती है, वो जो पैरोकार की प्रार्थना पत्र होता है वो बहुत मायने रखता है, वो आपको स्वयं पता है, वो उस प्रार्थना पत्र के आधार के आसपास सारी जांच घूमती है। अनिल जोशी जी के प्रार्थना पत्र को आप पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से नाटकीय प्रार्थना पत्र है, जिससे अधूरे न्याय की हमें शंका, हम चाहते हैं अनिल जोशी को इस मामले से बाहर किया जाए। हरि जी के माता पिता, अगर आप सोचिए, अगर आप इतने प्रकरण में उनके माता पिता इतने लोगों को जवाब देते थक गए, एक मुख्यमंत्री आपको जिलाधिकारी के माध्यम से आपके कार्यालय में बुलाता है, जिस दिन मैठाणी जी आप मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचेंगे ना, आप अगर 10 शब्द याद करके जाएंगे तो आपके 2 शब्द आप वहीं भूल जाएंगे। ये मुख्यमंत्री, स्पष्ट रूप से आप उनके चेहरे को देखिए, सॉल कैसे उनको उड़ाया जा रहा है, किसी के चेहरे पे कोई भी मुस्कान नहीं है, किसी ने भी कोई बात नहीं की। और मुख्यमंत्री जी, जब आपने उनसे प्रार्थना पत्र ले लिया था, और वो प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री आवास से सार्वजनिक हुआ होगा, निश्चित है हमारे पास तो तभी आया होगा, जब आपने प्रार्थना पत्र ले लिया था और उस प्रार्थना पत्र के आप सारी लाइनें पढ़े, सिटिंग जज के बारे में लिखा है, कहा है कि जहां से सीबीआई वहां से जांच शुरू कर, जहां से सजा हो गई है, आपने क्यों नहीं उस मुद्दे पर जांच कराने आवश्यक समझा? अनिल जोशी जी, हम फिर कह रहे हैं, सरकार के एजेंट के रूप में भूमिका। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अनिल जोशी जी और जो हमारे ये जो धर्मगुरु हमारे जिस मामले में कूदे हैं, इन दोनों की अगर आप मोबाइल लोकेशन, इनकी मोबाइल डिटेल अगर आप निकालेंगे गोदियाल जी, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के किसी करीबी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, वहां से इन्हें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं और उसके तहत राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो हम फिर कह रहे हैं, जो हमारे मूल निवास भू कानून के जो हमारे संयोजक हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि अनिल जोशी जी का आप पूरा प्रकरण अगर आप उठाएंगे तो वो लगातार सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप सबके सब धरातलीय पत्रकार हैं कि कोई भी व्यक्ति अंकिता प्रकरण में अगर अनिल जोशी जी की एक तस्वीर मुझे दिखा दे कि हमारे किसी प्रदर्शन में वो सहयोगी के रूप में हमारे साथ खड़े हो, किसी प्रदेश के हैं, अगर अंकिता के लिए उनके मन में पीड़ा थी, एक तस्वीर उनकी होती, अरे उस प्रदेश का हर व्यक्ति सड़कों पे आकर अंकिता के लिए न्याय मांग रहा था, यहां तक कि बीजेपी के लोगों ने अंकिता को न्याय के लिए इस्तीफे दे दिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी को कितने करीबी, कि मुख्यमंत्री जी उन्हीं के प्रार्थना पत्र को चुना, लकी ड्रॉ के तहत। कितने प्रार्थना पत्र अंकिता न्याय के लिए पढ़ रहे हैं, लकी ड्रॉ के तहत उन्हें चुना गया। इसलिए चुना गया कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पूरी कमान मुख्यमंत्री के पास रहे। अंकिता के माँ बाप जो एक मुख्य पैरोकार इसलिए नहीं बनाए जा रहे हैं कि न्याय अगर तब भी अधूरा मिला तो कोई व्यक्ति इस बात को बाहर ना कहे। एक अलग अलग मुकदमे कायम है, क्या आवश्यकता पड़ गई थी? जब पूर्व में अंकिता के माँ बाप पे पौड़ी में एक मुकदमा कायम था, तो अगर उस पर जांच होती तो संपूर्ण मामले की जांच होती।
सिर्फ ये एंगल की जांच होगी कि उर्मिला सनावर थी जो कट्टू का नाम ले रही थी सोशल मीडिया पे अपने ऑडियो पे, क्या वो सही है क्या गलत है, सिर्फ इस पे जांच होनी है। अंकिता प्रकरण की संपूर्ण जांच कराने की मंशा राज्य सरकार की बिल्कुल भी नहीं है। ये तब दर्शाता है कि सिर्फ वीआईपी एंगल की जांच वो कराना चाहते हैं। वीआईपी एंगल में कोई व्यक्ति नामजद नहीं है, बिल्कुल भी नामजद नहीं है, और प्रभावशाली व्यक्ति क्योंकि इसमें संदिग्ध के घेरे में है, तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि सिटिंग जज से जांच हो और अंकिता के माँ बाप को मुख्य पैरोकार बनाया जाए। दर्शन भारती जी को तत्काल प्रभाव से राज्य का डीजीपी बनाने की आवश्यकता है। ये हंसने की बात नहीं है पत्रकार महोदय, क्योंकि डीजीपी से बड़ी ताकतवर व्यक्ति हुआ है। कप्तान, एसएसपी, एसपी सिटी, एसओजी, एसटीएफ सब फेल हो गए और दर्शन भारती उर्मिला सनावर को के लिए, और तब दुख होता है कि उर्मिला सनावर गांधी पार्क के बाहर पत्रकार साथियों को अपना भाषण दे रही है, लेकिन पुलिस उसे नहीं ढूंढ पा रही है। अभी अगर मैं कोई गलत बात कह दूं, पुलिस मुझे घर से उठा लेगी। तो दर्शन भारती जी की मैं संस्तुति करता हूं कि भैया उन्हें तत्काल प्रभाव से डीजीपी बना दिया जाए, वो राज्य की कानून व्यवस्था को अच्छे से चला सकते।